हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं किस चैप्टर के। इलेक्ट्रिक जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जो कि आपका 12th क्लास का 3rd चैप्टर है, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। जो भी आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो 1 मार्क के हो, 2 के हो, 3 या फिर 5 मार्क के हो। तो अभी शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं अब तक लास्ट के 5 से 6 सालों में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। क्या लिखा है? व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड ऑफ ए कंडक्टर, हाउ इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन टाइम। देखो बेटा, आपको साफ साफ पता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वी डी आपका होता है सिंबल उसका। सो वी डी क्या होता है आपका? ई टो बाई एम। ये आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यही केवल ये पूछा था कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड है, मतलब किस तरीके से उसको डिपेंडेंट है। सो यू कैन से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टो, क्योंकि जो यहाँ पे टो है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसका केवल इतना सा आंसर था। ये 1 मार्क में आया था 2019 में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये भी आपका 2019 का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर चेंज। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि वह मोबिलिटी क्या होती है। देखो, मैथमेटिकली देखा जाए, मैथमेटिकल जो मोबिलिटी होता है उसका सिंबल होता है म्यू। वो क्या होता है? वी डी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको साफ पता है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई टो बाई एम। डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हुआ। सो कितना बचा? ई टो बाई एम। सो ये आपका होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब कि लेंथ भी और टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब केवल रिलैक्सेशन टाइम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ बोला गया है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब टो भी कांस्टेंट हुआ, ई भी कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। सो यू कैन सी कि भाई जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसने बढ़ाया है, डबल किया है, म्यू तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। सो आप क्या बोलेंगे कि ये अनचेंज रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे पोटेंशियल को कितना ही गुना कर ले या आधा कर ले, कैसे भी कर ले, म्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क वाला। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बेटा 2019 में ही आया है। क्योंकि आपको पता है कि जो CBSE बोर्ड है आपके 3 सेट बनते हैं फिजिक्स के पेपर के ना, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही सेट में सारे क्वेश्चन आ रखें। तो ये अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है हाउ इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। तो नॉर्मल सी बात है, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होता है आपका क्या? ई टो बाई एम। अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कैसे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप एक बात बताओ मेरे को कि जो वी डी है वो किस पे डिपेंडेंट है? टो पे डिपेंडेंट है। और टो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट करता है। टो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब यार टेम्परेचर पे टो कैसे डिपेंड करता है, इस बात को आप समझिए। देखो, आपको पता है कि यदि आप टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आपने क्या किया? इंक्रीज़ किया, तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, रिलैक्सेशन टाइम होता है कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का टाइम। मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स ने यहाँ कोलिजन हुआ, 2 कोलिजन के बीच का टाइम होता है। सक्सेसिव जो कोलिजन होते हैं आपके, जो लगातार कोलिजन होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ कोलिजन हुआ, उसके बाद वो दूसरा कोलिजन यहाँ जाके हुआ, तो जो ये बीच का टाइम है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, तो जिसे लिखा हुआ है। तो भाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज दैट पहले टेम्परेचर टाइम था 1 सेकेंड में, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ टकरा था। अब लेकिन क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हुआ कि उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ी। थर्मल एनर्जी बढ़ते ही क्या हुआ? वो थोड़ा तेज़ हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ते ही क्या हुआ कि जो कोलिजन 1 सेकंड में हो रहा था वो अब क्या हो गया? आधे सेकंड में हो गया। फटाफट जाके इसने टक्कर मार दी इसके ऊपर। सो यू कैन सी कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? टाइम घट गया आपका ना। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो आपका टो क्या हुआ? डिक्रीज हो गया।
तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, घटा। और रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डायरेक्टली है। सो यू कैन से कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वी जो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है IV ग्राफ ऑफ मेटेलिक वायर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ये आपका करंट और वोल्टेज का ग्राफ गिवन है यहाँ पे 2 टेम्परेचर पे अलग अलग, T1 और T2 पे। एज शोन इन द फिगर विच ऑफ द 2 टेम्परेचर इज़ लोअर एंड वाई। आपको ये बताना है कि भाई कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा है, ठीक है, या कौन सा कम है। ये क्वेश्चन बेटा 2015 में आया है। तो अभी आप एक बार बताओ, देखो यहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है कि भाई कोई भी लाइन जो विद एक्स एक्सिस एंगल बना रही है, तो यहाँ पे स्लोप इतना है और यहाँ का स्लोप इतना है। मतलब जो पहला ग्राफ है आपका, यदि मैं इसका सोचूं 1 वाले का, तो स्लोप ऑफ 1 ग्राफ क्या है, स्लोप ऑफ 1 क्या है, ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 है, स्लोप ऑफ सेकंड ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा आपका, इस वाले केस के लिए मान लेते हैं कि हमारा I1 है करंट, I1 बाई V1, ये स्लोप बन गया आपका, ग्रेटर देन किसके, I2 बाई V2 के हो जाएगा। दूसरी बात, यदि थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूं, इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं V2 अपॉन I2 ग्रेटर देन V1 अपॉन I1, क्योंकि बस केवल क्या किया, उल्टा कर दिया है। अब V2 अपॉन I2 आप जानते हैं क्या होता है, V इजकल टू क्या होता है, I इंटू R। सो V अपॉन I क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब कि ये क्या बन गया आपका, रेजिस्टेंस बन गया। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो R2 है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, R1। मतलब जो पहला ग्राफ बना है 1 वाला, उसका रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू 2 के। एक बात तो यहाँ से निकली। अब तुम्हें पता है कि भाई रेजिस्टेंस कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ऊपर। यदि टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, सो यू कैन से कि जो T2 है वो क्या है बेटा, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T1 के। सो लोअर टेम्परेचर कौन सा हुआ, T1 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है R2 के कंपेयर में। ये क्वेश्चन 2015 में आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेज वोल्टेज ऑफ ए मटेरियल GaAs, मतलब गैलीलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है ये। आइडेंटिफाई द रीजन। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2014 में आया है और 2016 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई ये ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पे पॉइंट्स इंडिकेट कर रखे हैं BCDE। पूछा गया है कि भाई इस वाले ग्राफ में कौन सा पॉइंट आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला दिखाता है और कौन सा आपका जहाँ पे ओम्स लॉ ओबे होता है वो कौन सा रीजन है। देखो इस क्वेश्चन में आप साफ देखो कि भाई नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, जहाँ पे आपका स्लोप क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, स्लोप आपका घट रहा होगा। जहाँ पे आपका स्लोप नेगेटिव होगा तो भाई स्लोप यहाँ तो बढ़ ही रहा है, यहाँ पे घट रहा है D से E की तरफ ना। सो आप बोल सकते हैं कि भाई नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन क्या होगा, DE रीजन होगा, जिसे हम बोलेंगे कि वहाँ पे आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस है। पहली बात। आगे पूछा है कि भाई वेयर ओम्स लॉ इज़ ओबेड। भाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इजकल टू IR होता है कि जहाँ आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो I के, तो वहाँ आपका ओम्स लॉ होगा। मतलब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जहाँ भी आ रहा हो, लीनियर ग्राफ जहाँ पे भी आपका होगा, वहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई वो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अब देखो कहाँ पे ग्राफ है लीनियर वाला, यहाँ भी ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है B से C की तरफ। सो यू कैन से कि BC रीजन इज़ द रीजन वेयर ओम्स लॉ इज़ ओबेड। ये था बेटा आपका 5th क्वेश्चन, जो कि आपका 1 मार्क का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर, राइट इट्स SI यूनिट। ये क्वेश्चन भी 2014 में आया है। तो आपको पता है कि भाई कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, जो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। रेजिस्टिविटी आप जानते ही हैं, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका तो जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। और जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इसकी जस्ट उल्टी होती है। सो आप उसकी यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं आप ओम-1 मीटर -1, जबकि आपको पता है कि ओम-1 को बोलते हैं मोह। सो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोह पर मीटर।
किसकी यूनिट होगी? ये होगी आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट। अब होती क्या है इसके डेफिनेशन, आप इसे लिख सकते हैं कि भाई जो आपका करंट डेंसिटी होता है, क्या, करंट डेंसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका होता है कंडक्टिविटी, जिसको लिखते हैं सिग्मा से। सो करंट डेंसिटी क्या होता है आपका, कि भाई आपका करंट डेंसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे आप कि ये आपकी कंडक्टिविटी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ए डायमीटर ए बी। अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2010 में आया है और 2013 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बोर्ड में। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको साफ दिख रहा है कि भाई 8 ओम की एक तार है जिसको इस तरह से बना दिया गया है। आपको ए और बी के बीच में बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना है। अब आपको ये बात पता है कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइड बाय एरिया, मतलब कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इसने बेंड किया है तो वो कहाँ पूछ रहा है, डायमीटर पे पूछ रहा है। ए बी क्या है, डायमीटर है ये ना, मतलब ऊपर वाले हिस्से का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जितनी आधी लेंथ हुई है तो नॉर्मल सी बात है रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, आधा हो गया। सो ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस हुआ 4 ओम, नीचे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस हुआ बेटा 4 ओम। दोनों कनेक्ट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ आपका ए पॉइंट है। सो 4 ओम और 4 ओम कैसे हैं आपके, ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में आपको पता ही है क्या होता है, पैरेलल का होता है 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। सो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/4, ये कैंसिल आउट हुआ 1/2। सो बेटा आर इक्विवेलेंट आ गया 2। सो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 ओम। ये क्वेश्चन 2010 में और 13 में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है। यहाँ पे बोल रखा है कि प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स इन द सीरीज। 3 सेलों का ये ग्राफ बना रखा है, किसका, करंट वर्सेस वोल्टेज का। व्हाट इज़ द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। आपको बताना है कि भाई हर सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो पहली बात तो आप ये देखो कि तीनों सेलें कैसे जुड़ी है, तीनों सेलें सीरीज़ में जुड़ी है। यदि सेल सीरीज़ में जुड़ी है तो जो उनका ईएमएफ होगा, जो उनका पोटेंशियल होगा टोटल, वो आपको यहाँ गिवन भी है कि मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। और सेल सीरीज़ में जुड़ी है, यदि एक सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई है, तीन का कितना हो जाएगा, 3 × ई हो गया, और दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे 6 वोल्ट गिवन है। सो एक सेल का ईएमएफ कितना हो गया भाई, 2 वोल्ट। पहली बात तो ये होगी कि ईएमएफ आपका निकल गया। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस में आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है वो होता है आई × आर, लेकिन यहाँ पे 3 सेलें हैं और तीनों कैसी है, सीरीज़ में है। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 × आर। सो V = I × 3R। अब यदि यहाँ से 3R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए तो ये बन जाएगा बेटा V/I = वोल्टेज कितना है आपका, तो आपका जो V है आपका वो क्या है, जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, ईएमएफ कितना है और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पेयर दिखा रहा है ये। सो R की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा आपकी, 2 ओम ही आ गई। सो ये आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन था, तो आप इसको ज़रा ध्यान से करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन एक सर्किट आपको गिवन है यहाँ पे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन सर्किट। ये क्वेश्चन 2 बार आया है। और पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि ये क्वेश्चन 2013 में 1 मार्क्स में आया था, लेकिन 2018 में ये 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। पूछा क्या है क्वेश्चन में, करंट की वैल्यू पूछी है आपसे कि भाई करंट है कितना इसमें। अब देखो यार आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी सेलें हैं दोनों कैसे जुड़ी हुई है, एक 200 वोल्ट की है, एक आपकी 10 वोल्ट की है। दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है, तो यू कैन से कि बोथ सेल आर इन द सीरीज ना, ठीक है। यदि ऐसा है तो आप क्या करेंगे, आपका जो नेट ईएमएफ मिला कितना हो जाएगा, 200 - 10 हो गया, ये बन गया आपका 190। नेट आपका वोल्टेज कितना आ गया, 190 आ गया। और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन ही है ऑलरेडी, कितनी है वो आपका बेटा है 38 ओम। करंट पूछा था, सो V = IR। सो I = क्या हो जाएगा, V/R।
सो वोल्टेज आपका 190 है डिवाइड बाई 38, इसे काट दीजिए, ये आ गया आपका 5 एम्पियर। सो इसका को आंसर कितना है 5 एम्पियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब पी एंड क्यू, 2 आपके पास बल्ब गिवन है, पी एंड क्यू हैव देयर रेजिस्टेंस इन रेशियो 1:2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन दीज बल्ब। आपको ये बताना है कि भाई 2 बल्ब गिवन है आपके, ऐसे मान लेते हैं ये आपका बल्ब है एक, ये दूसरा बल्ब हो गया आपका, दोनों सीरीज में जुड़े हैं और एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये है, मान लो ये पी है आपका, ये आपका क्यू है। आपको गिवन है इनका रेशियो, किसका, रेजिस्टेंस का, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ पी और रेजिस्टेंस ऑफ क्यू का जो रेशियो है वो है 1/2। सो आपको साफ यहाँ से पता लग गया कि जो आर क्यू है वो है ट्वाइस ऑफ आर पी, इतना आपको गिवन है। ये एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। आपको क्या बताना है, पावर बतानी है। अब बेटा पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी I²R, मतलब जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यदि मैं पी वाले केस में करूँ तो ये बन जाएगा PP/PQ इक्वल टू क्या बन गया, RP/RQ, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो PP/PQ इक्वल टू क्या आ गया, RP/RQ आ गया। अब इक्वेशन को ऊपर वाली को चेक करो, ऊपर वाली इक्वेशन से RP/RQ का रेशियो कितना है, 1:2 है। सो PP/PQ क्या आ गया, 1/2 आ गया। सो वी कैन से कि भाई जो इनका रेशियो हुआ पावर का वो क्या हो गया, 1/2 ही है। सो ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आया है 2019 में। यहाँ पे लिखा है कि 2 बल्ब है आपके पास आर रेटेड, जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि P1V। इसका मतलब क्या है कि एक की पावर P है तो वोल्टेज V है, दूसरे की पावर P2 है, दूसरे की वोल्टेज V2 है। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखो 2 तरीके से कनेक्ट है वो, सीरीज में और पैरेलल में। पहला केस लेते हैं हम इन सीरीज वाला, कि यदि सीरीज में कनेक्ट होंगे तो किस तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो सीरीज़ में यदि सर्किट बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपका एक ये बल्ब हो गया, एक दूसरा ये बल्ब हो गया आपका, दोनों आपके जुड़ गए हैं कैसे, एक बैटरी से, और ये आपका बेटा P है, ये आपका Q है, ठीक है। इस तरीके से आपका गिवन है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि इसकी बैटरी क्या है, वोल्टेज V है, यहाँ पावर कंज्यूम हो रही है P1, इसकी पावर है P2। पहला हम सीरीज वाला केस कर रहे हैं, आपको निकालना क्या है, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन 2 कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। आपको पावर निकालनी है। सो भाई पहली बात तो ये कि जो आपका पहला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ P। तो देखो आपका V क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है तो यहीं से बन जाता है फॉर्मूला I²R। सो P इक्वल टू क्या है, VR है। यदि मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकालूँ तो क्या बनेगा, P/V बनेगा। सो इट बिकम्स P1/V। सो पहले का रेजिस्टेंस तो आपका आ गया क्या, V²R, सॉरी V²R होता है। सो ये बन जाएगा P1/V²। ये फॉर्मूला शायद गलती हो गया, V²/R होता है। सो आपका R1 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा ये। सो जो आपका R1 आया, R1 की वैल्यू आपकी आ गई V² डिवाइड में P1, ठीक है। सिमिलरली आपका R2 आ जाएगा, तो जो आपका R2 की वैल्यू आएगी वो आ गया आपका V²/P2, क्योंकि आपका दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है। अगली बात अब आती है सीरीज कॉम्बिनेशन पे। सीरीज में आपने जोड़ रखा है तो दोनों का रेजिस्टेंस कैसा होगा, जुड़ जाएगा। तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ गया आपका R1 + R2, ये आपका नेट रेजिस्टेंस आया। अब करंट कितना फ्लो होगा इसमें, करंट होता है V/R। सो I इक्वल टू क्या हो गया, V/R। वोल्टेज तो आपका V है, लेकिन आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में जुड़ने पे, R1 + R2। सो बेटा आपका करंट कितना हो गया, V/R1 + R2। इतना आपका करंट की वैल्यू हो गई। अब P क्या हो जाएगा, पावर, हमें तो पावर ही निकालनी था। सो पावर की वैल्यू क्या होती है, I²R। लेकिन सीरीज में जुड़ने पे R की वैल्यू क्या होगी, R1 + R2। सो I² इंटू R1 + R2। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। I की वैल्यू क्या थी, V/R1 + R2। सो ये हो जाएगा आपका V²
R1 प्लस R2 का स्क्वायर आ जाएगा एक्चुअली, मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस R2। सो एक R1 R2 कट जाएगा आपका। सो आपके पास क्या बचेगा, वी स्क्वायर डिवाइड में R1 प्लस R2, आपके पास ये बच गया। अब हाँ, लेकिन हमें पता है कि भाई जो आपका P1 और P2 की फॉर्म में हमें लाना है। सो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 1/R1/V1 स्क्वायर प्लस R2 अपॉन V2 स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि V1 स्क्वायर V1 नहीं V केवल, क्योंकि V आपका स्क्वायर घूम के ऊपर जाएगा तो कोई फर्क इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं इसके ऊपर। तो आपका क्या बन जाएगा, ये R1/V1 स्क्वायर क्या है, इससे देखो आप, वो आपका P1 के बराबर है और दूसरा क्या है आपका P2 के बराबर है। सो ये बन गया आपका 1/P1 प्लस 1/P2। ये घूम के ऊपर गया तो आपका ये आ गया बेटा P1 P2 ऊपर जाएगा। सो P1 P2 डिवाइड में P1 प्लस P2, ये आपकी नेट पावर आ गई। जब आपने कैसे किया है, जब आपने कॉम्बिनेशन को जोड़ा हुआ है, किस तरीके से, सीरीज़ में जोड़ा है। अब यदि हम पैरेलल में जोड़े तो बेटा देखो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन पैरेलल जुड़ते ही जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका वो बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहीं से यदि मैं वी स्क्वायर की दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो देखो वी स्क्वायर बाई आर क्या हो गया, आपका नेट पावर होगी इजकल टू ये आपका P1, ये आपका P2। सो कहने का मतलब क्या है, यदि पैरेलल में जुड़ेगा तो आपका डायरेक्ट पावर ऐड होगी P1 प्लस P2। यदि सीरीज में जुड़ रहा है तो जो आपकी नेट पावर आ रही है वो आ रही है P1 P2 बाई P1 प्लस P2। तो ये था आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिखा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक 1 मीटर की जो लेंथ है आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर की, उसका जो रेजिस्टेंस गिवन है आपको गिवन है 10 ओम। इज सप्लाइड ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट। जो आपका EMF है वो आपका 6 वोल्ट गिवन है। डिटरमाइन द EMF ऑफ प्राइमरी सेल विच गिव द बैलेंस पॉइंट एट द 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको EMF निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो आपको सेल लगी हुई है, जो आपने वोल्टेज दिखा रखा है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, मान लो वो E1 है आपका, ठीक है। तो आप निकाल लेते हैं कि भाई करंट कितना फ्लो होगा उस पोटेंशियोमीटर वायर में। सो करंट आपका क्या होता है, करंट I इजक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R होता है। तो यहाँ आपका EMF E1 है और R क्या है आपका, देखो इसका भी रेजिस्टेंस होगा कुछ प्लस R1। R क्या है आपका, जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज़, सॉरी वो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो जो आपकी वोल्टेज है ना बैटरी की, उसका रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है 5 वोल्ट है आपका, 5 ओम है जो आपका रेजिस्टेंस है इंटरनल वाला, जिसकी वैल्यू R1 है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 6/10 प्लस 5। सो ये बन गया आपका 6/15 एम्पियर। तो जो आपकी पोटेंशियोमीटर वाली तार है, वायर है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6/5 एम्पियर। अब यदि मैं उस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस वोल्टेज देखूं कि भाई उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है। सो V इक्वल टू क्या होता है, I/R होता है। सो करंट आपका है 6/15 और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। सो ये कितना हो गया, 5 2 × 10, 5 3 × 100, 3 दूनी 6, तो ये आपका 4 आ गया। सो आपका 4 वोल्ट क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस क्या है आपका पोटेंशियल ड्रॉप है। लेकिन आपको EMF निकालना है। सो EMF ऑफ प्राइमरी सेल क्या हो जाएगा, EMF ऑफ प्राइमरी सेल E इजकल टू क्या हो जाएगा, तो आपका EMF क्या होता है, E इजकल टू होता है आपका K/L। ये आपका वोल्टेज पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है ये, E इजकल टू KL। जहाँ पे K क्या होता है, K होता है वोल्टेज ग्रेडियंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये इसे आप लिखेंगे यहाँ पे E इजकल टू K/L। K की वैल्यू क्या हो जाएगी कि जो आपका पोटेंशियल V/L इंटू L क्या है आपकी, जहाँ पे आपका वो मिल रहा है बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट कितना है, 40 है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ X है, सपोज दैट ये ना। सो आपका V क्या है, 4 वोल्ट है। लेंथ आपकी कितने पे मिल रहा है, ये 100 पे मिल रहा है पूरा,
100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको जो 1 मीटर गिवन है ये आपका क्या है 100 सेंटीमीटर के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 40, ये कैंसिल आउट हुआ। तो 4 चौक 16 बाई 10, ये बन गया बेटा 1.6। तो आपका 1.6 वोल्ट है उसका ईएमएफ, किसका, जो आपको बैलेंस पॉइंट दे रही है 40 सेंटीमीटर पे। ये क्वेश्चन भी आपका कब आया है, ये क्वेश्चन आया है बेटा 2014 में आया है ये क्वेश्चन बोर्ड में, 2 मार्क्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आगे बेटा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चन 2018 में आया है पहला क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले एक नंबर में किया था। देखो एक बात आपको बता देता हूँ कि जो भी इस चैप्टर के डेरिवेशंस हैं, आप कोई भी डेरिवेशन ना छोड़े, क्योंकि 3 मार्क्स हो या फिर 5 मार्क्स हो, उसमें मैक्सिमम चांस रहता है डेरिवेशन आने का। सो इसलिए चैप्टर का कोई भी डेरिवेशन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कंडक्टिविटी क्या है उसकी यूनिट बताइए। अगले पे आते हैं, बी पार्ट क्या लिखा है, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, hence obtain the relation between current density and applied electric field। ये भी आपका एक डायरेक्टली क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा हो, जब हम ओम्स लॉ ड्राइव करते हैं तो वहाँ से आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकलता है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। जस्ट उसको उल्टा कर देंगे तो आपका कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, सो क्या है आपका रेजिस्टिविटी, आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है क्या, कंडक्टिविटी। तो ये आपका एक डेरिवेशन था, इसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं, जिससे वो ट्रैवल करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में आया है बेटा। आगे लिखा है बी पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। देखो ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन है, बस केवल फ़र्क ये है कि वहाँ उल्टा कंडक्टिविटी कर दिया और यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकलवाने को बोल रहा है। ऑन वोट फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, जो भी इसका फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का उस पर ये डिपेंड करती है। उसके 2-3 एक्सप्रेशन हैं, उस पर इन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। आपने जो हमारी रेजिस्टिविटी की वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, मैं इसका पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। आगे लिखा है वाई अलॉय लाइक कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नीन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने अपनी पुराने वीडियो में दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली बता देता हूँ कि भाई जो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन होता है वो एक अलॉय है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, इसलिए हम उनको मैक्सिमम टाइम रजिस्टर की फॉर्म में या फिर तारों की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच रजिस्टर। 2011 में क्वेश्चन आया, यहाँ पे बना रखे हैं 3, एक R1, R2, R3 एंड R4 है। करंट की डायरेक्शन भी यहाँ गिवन है आपको, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 R4 की वैल्यू, सब वैल्यूज़ गिवन है आपके पास ना। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हर रजिस्टर के अंदर ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है एंड करंट बताना है हर रजिस्टर में, कि भाई हर रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो तो बड़ा आसान है। देखो आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला तीनों रेजिस्टेंस कहते हैं पैरेलल में है, क्योंकि हर किसी का एक एंड आपस में कनेक्ट है, इधर भी जुड़ा है और यहाँ पे भी जुड़ रखा है। सो R2, R3, R4 कैसे पैरेलल में है। R2 क्या है आपका 15, R3 15 और R4 30 है। सो 1 जो R इक्विवेलेंट आया किधर का, इधर वालों सर्किट का, वो आपका बन जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30। इसको यदि हम सोल्व करें, इनका एलसीएम आ गया बेटा 30। सो 1 + 1 नहीं 2 + 2 + 1 = 5/30। ये आपका 1/6। तो जो आपका R इक्विवेलेंट आ गया इधर वाले पोर्शन का, वो आ गया बेटा आपका 6 ओम। अब ये 6 ओम बन गया और साथ में ये जुड़ा है R1, ये कैसे है, सीरीज़ में है। सो जो नेट इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया आपका 6 प्लस कितने का है, ये 4 का है। सो इट बिकम्स 10 ओम।
सो जो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 10 ओम है। एक चीज़ तो निकल गई। अभी हमें निकालना था करंट इन ईच रजिस्टर। तो करंट के लिए आपको किरचॉफ रूल लगाने पड़ेंगे। पहले यदि मैं इस चीज़ पे देखूं कि यहाँ जो बैटरी है वहाँ से करंट निकल रहा है I1 और यहाँ जाके करंट इधर बट गया, यहाँ से इधर बट गया, इधर बट गया, मतलब एट जंक्शन यदि ए जंक्शन की बात करें तो जो आपका करंट है I1 वो 3 भागों में बट गया, I2, I3 और I4। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है। अभी हम किरचॉफ रूल लगाते हैं। पहले ले लेते हैं, एक तो ये हमारे पास बन सकता है लूप, एक हमारे पास ये लूप बन सकता है। तो पहले यदि हम कौन से लूप में लें, यदि हम ले लेते हैं ए बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, ए बी डी में लेते हैं चलो हम, ठीक है, ये आपका सी ले लेते हैं। सो ए बी डी लूप में क्या होगा, जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास बन गया R2 इंटू R2। सो I2 इंटू R2, क्योंकि आप क्या चल रहे हैं, आप फ्लो में चल रहे हैं इसके ना, उधर गए माइनस हो गया आपका I4 R4 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताया कि R2 की वैल्यू कितनी है, R2 आपका कितना गिवन है बेटा, 15 है। सो 15 इंटू I2 इज इक्वल टू हो गया I4 इंटू R4। R4 है आपका 30, तो 15 से ये कितना आ गया, डबल आ गया। सो I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू I4। सो यहाँ से I4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने, वो बन गई आपके पास I2/2। ठीक है, कि जो आपकी I4 करंट है वो कितनी जा रही है, I2 की आधी है। ठीक है, अभी अगले में देखते हैं, यदि हम इस लूप में ले बी डी सी में, बी से डी की तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो गया, इन लूप बी डी सी, ये वाला कौन सा था, इन लूप ए बी और डी में। यदि बी डी सी में जा रहे हैं हम तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ I4 R4 इधर प्लस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। सो आपका I4 की वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस ऑफ I4 इंटू R4 इज इक्वल टू हो गया R3 इंटू I3, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि इधर आके प्लस का हो गया। सो R4 कितना है आपका 30 है। सो 30 इंटू I4 इज इक्वल टू R3, फिर ये 15 इंटू I3, ये 15 से फिर कट गया, डबल आ गया। सो आपके पास यहाँ से फिर आपकी एक वैल्यू निकलेगी, जो हमारा यहाँ से वैल्यू निकला, तो जो I4 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुई हमारे पास, वो आ गई I3/2। सो यहाँ से आपकी I4 निकल गया I3/2, यहाँ से निकल गया I4 I2/2, मतलब I4 का जो रिलेशन है वो दो भागों में आ गया, I2 में और I3 में आ गया। आपको सारी वैल्यूज़ काउंट करनी है, I1 भी निकालना है, I2 भी, I3 भी और I4 भी निकालना है। तो अभी देखते हैं हम इस ऐसे लूप में लेते हैं जहाँ बैटरी कनेक्टेड हो। सो आपके पास कौन सा लूप ऐसा है, ए बी और ई वाला, ये वाला लूप ऐसा है आपका। सो इन लूप ए बी ई, इस लूप में क्या हो जाएगा, देखो ए से बी की तरफ हम आ रहे हैं, I2 इंटू R2 हो गया। सो I2 इंटू R2, इधर चले बैटरी पड़ी आपकी नेगेटिव -10, ऊपर चले प्लस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया। सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, I2 इंटू R2 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 10। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए आप सारी की सारी ना, जो भी आपको वैल्यू मिलती है। R2 की वैल्यू कितनी है, 30 है, 4 है I2 की वैल्यू। सो R2 आपका 4 हो गया, 4 इंटू I2। सो आपका 4 इंटू I2, लेकिन R1 की वैल्यू 4 है, सो R2 है यहाँ पे, तो ये आपका 15 आएगा बेटा। सो 15 I2 प्लस 4 I1 इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। ये क्वेश्चन बन गया आपके पास, 15 I2 प्लस 4 I1 इज इक्वल टू 10। अभी हम फिर एक मैच देखते हैं, एक लूप फिर से देखते हैं कि जिससे हमारा पूरा का पूरा लूप आ जाए। ए बी डी सी ले लेते हैं हम, इन लूप ए बी सी डी। सो ए बी सी डी, ये पूरा लूप हमने ले लिया। तो पूरे लूप में आपके पास क्या बनेगा, I2 इंटू R2 आ गया पहले तो, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आगे गए I3 अपोजिट हो गया। सो I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका फिर रिलेशन निकल गया, ये I2 R2 इज इक्वल टू
I3 सो R2 और R3 बराबर है, सो आपके पास एक आ गया I2 इजकल टू I3। सो अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, I2 मिल गया I3, I4 मिल गया I4, दो की फॉर्म में आ गया I2 और I3 की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं कि आपको बताया कि जो एग्जैक्ट जो I1 है वो कितना है आपका I2 प्लस I3 प्लस I4 है। तो आपने I1 फाइंड आउट कर लिया कि जो आपके पास I1 आया वो क्या आया I2 प्लस I3 क्या है I2 के बराबर है ऑलरेडी, प्लस I4 क्या है I2 के बराबर है। I4 क्या है I2/2 है। सो I2 प्लस I2 प्लस I2/2 ये बन गया आपका 5/2 I2। सो I1 आपका किसके बराबर आ गया, 5/2 I2 के बराबर आ गया। जो हम ये कर रहे हैं हर स्टेप के मार्क्स है बेटा, ध्यान रखना। सो I1 क्या आ गया आपका 5/2 I2 आ गया। अब I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास नेट एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ से आप I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे 4 इंटू I1 है, I1 की वैल्यू कितनी है 5/2 I2। सो 5/2 I2 प्लस 15 इंटू I2 इजकल टू क्या है 10 है आपके पास। तो आपके पास यहाँ से क्या मिला 2I2 प्लस 15 17I2 आ गया आपके पास। 2 5 या 10 प्लस 5 25I2 इजकल टू 10 आया आपके पास। सो I2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली बेटा, ये आ गई 10/25 मतलब कि 2/5। सो आपके पास जो I2 है उसकी वैल्यू मिल गई 2/5। अब बड़ा इजीली आप I4 भी निकाल लेंगे। I4 निकल गया तो I3 निकल जाएगा। सो I3 निकल गया तो आपका I1 भी निकल जाएगा। सो मतलब ये कहने का क्या है कि आप इजीली I1 I2 I3 और I4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको हर ब्रांच का हर रजिस्टर का करंट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कब आया है 2011 में आया है बोर्ड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक रजिस्टर, ये एक पूरा सर्किट बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी बेटा 2019 में आया है। कैलकुलेट करंट थ्रो 40 ओम एंड 20 ओम। जो आपके रेजिस्टेंस गिवन है 20 और 40 वाले, इनके अक्रॉस आपको ये बताना है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपको किरचॉफ्स रूल का हेल्प लेना है इसमें। तो किरचॉफ्स रूल लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करनी पड़ेगी। सो हमने मान लिया कि जो ये बैटरी है यहाँ से I2 करंट निकला, सपोज करो। जैसे वो करंट यहाँ जा रहा है जंक्शन पे, तो क्या हुआ 2 भागों में बटेगा। 2 भागों में बटते ही ये करंट क्या हुआ, इधर जाएगा और इधर जाएगा। सपोज करो इधर चला गया बेटा I1, तो यदि यहाँ आपका I1 गया तो इधर क्या जाएगा आपका I2 माइनस I1 जाएगा। तो यहाँ आपका चला गया I2 माइनस I1। सो ये इस वायर में करंट आ गया आपका I2 माइनस I1। यहाँ से करंट आ रहा है आपका I1। तो जैसे ही दोनों करंट यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से वापस क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा आपके पास। तो करंट की डायरेक्शन तो बन गई। अभी हम लगाएंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल। सो यूजिंग KVL क्या बोलता है कि किसी भी एक लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो अभी हम 2 लूप ले लेते हैं। एक लूप तो हमारे पास ये है ऊपर वाला, एक लूप हमारे पास नीचे वाला ये है। या तो हम ABCDA ले लें, तो पहले हम इसी लूप में देते हैं इन लूप ABCDA। लूप आपका क्लोज हो गया। सो अभी चलते हैं A से B की तरफ -80 आ रहा है, तो पहले आप यदि बैटरी आ रही है नेगेटिव पॉइंट तो माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ से करंट की डायरेक्शन फ्लो में आ रही है, सो +20 इंटू I1 आ गया। आगे बढ़ गए, यहाँ पे आ गया उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव आ गया। सो 40 इंटू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन थोड़ा इसका सॉल्व कर लो। सो कितना बन जाएगा -80 प्लस 20 I1 माइनस 40 I2 प्लस 40 I1 इज इक्वल टू 0। I1 वाले कितने हो गए 20 और 40 60 हो गया, माइनस 40 I2 इज इक्वल टू 80। 40 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 20 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बन गया 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 4। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी लेते हैं दूसरे लूप में, इन लूप DCFED।
यदि हम DCFED में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका 40 इंटू ये आ गया आपका I2 माइनस I1 प्लस, देखो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं हम ऐसे। सो यहाँ पे करंट कितनी है I2 है और रेजिस्टेंस कितना है 10 है आपका। बैटरी का नेगेटिव हिस्सा पहले पड़ रहा है तो -40 इज इक्वल टू 0। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 40 इंटू I2 माइनस 40 I1 प्लस 10 I2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे I1 वाला एक टर्म है केवल, I2 वाले आपके दो टर्म है, तो ये आपका बन गया 40 I1 10 प्लस 50 40 50 हो गया आपका ये 50 I2 इज इक्वल टू 40। 10 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। सो ये बन गया -4 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 4। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को बेटा आप सॉल्व करो तो इजीली आप I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको पता ही है कि कौन से में कितना करंट जा रहा है। इस वाले में I1 जा रहा है, इसमें आपका I2 माइनस I1 जा रहा है। यदि आपने I2 निकाल लिया तो इजीली आप I2 माइनस I1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या शो हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द एंड एरर इन द मीटर ब्रिज। देखो बेटा एंड एरर का मतलब होता है कि भाई जो एरर आपका कॉपर स्ट्रिप की वजह से आता है या जो आपकी वायर्स आप कनेक्ट करते हैं उनकी वजह से जो एरर आता है उसे आप बोल सकते हैं एंड एरर होता है। ठीक है, हाउ इट इज़ ओवरकम, इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। वही मेन है कि आप इसे रेजिस्टेंस को कम से कम रखें, बिल्कुल आप जो कॉपर वायर है वो एग्जैक्टली ठीक हो, आपकी कंडक्टर आप अच्छा यूज़ करें, इस वजह से आप इसे थोड़ा दूर कर सकते हैं। आगे लिखा है रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज R इज इक्वल टू 5 ओम एंड S रिपीट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ S लिखा है। व्हेन द रेजिस्टेंस S इज शंट विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, तो पहले की एंड द न्यू बैलेंस लेंथ फाउंड भी 1.5 इंटू L1। बोल रहा है जब यहाँ पे R लगाया है, यहाँ S लगाया है, तो जो लेंथ आ रही है वो L1 आ रही है और दूसरी है 100 माइनस L1। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, जब R अपॉन S, मतलब R अपॉन S क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन S इजकल टू आपका आ गया P1 बाई PQ। सो L अपॉन 100 माइनस L1। इसे आप लिख सकते हैं 5 अपॉन L1 इजकल टू S अपॉन 100 माइनस L1। ये आपकी पहली कंडीशन गिवन है। जब आपने जैसे ही शंट कर दिया, शंट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो आप पैरेलल में जोड़ देते हैं। यदि आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा है तो क्या हो जाएगा भाई, कितना लिखा है यहाँ पे, शंट विद एन इक्वल रेजिस्टेंस। जितना ये S था उतना ही आपने यहाँ S जोड़ दिया। सो S और S दोनों कैसे है, पैरेलल में है। सो जो आपका नेट इक्विवेलेंट S डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा इसका, S/2 हो जाएगा। यदि ये S/2 हो गया सो अब दोबारा लगा हुआ P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन S वाली कंडीशन। यदि आप दोबारा लगाते हैं तो ये बोल रहे हैं कि जो न्यू बैलेंस लेंथ आ रही है वो आ रही है 1.5 L1। सो जो आपका P आया वो आया 1.5 ऑफ L1। दूसरा क्या आ जाएगा 100 माइनस 1.5 इंटू L1 इज इक्वल टू R अपॉन S। R की वैल्यू तो सेम ही है आपकी, R की वैल्यू कितनी है 5 है। सो 5 डिवाइड में क्या आ गया, S की वैल्यू होगी S अपॉन 2, ये घूम के ऊपर चला गया। सो आपके पास क्या आ गया 1.5 L1 बाई 100 माइनस 1.5 इंटू L1 इज इक्वल टू 10 अपॉन में S। ये आपकी बन गई कंडीशन 2। सो यदि आप इस दोनों को सोल्व करें, दोनों इक्वेशन को, इसे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सो आपके पास बेटा इजीली L1 की वैल्यू और आपकी S की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो आपसे पूछा गया है। सो L1 की वैल्यू आपकी आएगी, आप कैलकुलेट करना है इसको, ये आएगी 100/3 मीटर और S की वैल्यू आनी चाहिए 10 ओम। ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है 2017 में आया है। अब 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये वाला और जो इसके बाद आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 स्टूडेंट X एंड Y परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर सेपरेटली यूजिंग द सर्किट बिलो कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज। हाउ विल द पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट बी अफेक्टेड इफ़।
यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, यहाँ पे ये ई लगा रखे सेल, यहाँ पे एक ये सेल और है जिसका ईएमएफ भी ई है, ये एस रेजिस्टेंस लगा रखा है यहाँ पे, और यहाँ लगा है आर एस K1 K1 और ये की K2 है। इस तरीके से है। पहले ने पूछा कि जो आपका एस है, एक्स है, जो एक्स बंदा है वो क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है वो, आर की वैल्यू को बढ़ा रहा है। और K1 को क्या रखा उसने, K1 को उसने क्लोज कर रखा है। K1 क्या है आपका, क्लोज है, और आपका K2 बेटा ओपन है। अब एक बात बताओ, यदि K1 क्लोज है, K2 ओपन है, सो भाई K1 क्लोज का मतलब है कि ये सर्किट कंप्लीट हुआ, और K2 ओपन का मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, एस तो काउंट ही नहीं होगा, तो सर्किट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका सर्किट का प्लेटफॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से परफॉर्म करेगा सर्किट। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये आपका जो कि है जे, ये आपका ई आ गया सेल, क्योंकि नीचे वाला काउंटेबल नहीं है, नीचे वाला काउंट ही नहीं होने वाला है। सो जैसे ही आपने K1 को क्लोज कर दिया, ये आपका K1 था, ये K2 करोगे, तो आपका रूल क्या बोलता है, यदि हम KVL लगाए इस वाले के अंदर, इस लूप में लगा लो या इस लूप में लगा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका KVL क्या बोलता है कि जो नेट वोल्टेज है किसी भी लूप के अंदर वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यदि हम इसमें लगाए, यहाँ से चलना शुरू करते हैं हम, तो ई आ गया आपका वोल्टेज, आगे चले, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, सो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट कैसे फ्लो हुआ, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ना, करंट वायर में ऐसे जाएगा, आप ऐसे आ रहे हो, सो ये बन गया माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो जो आपका ई है वो आ गया आई इंटू आर के बराबर। तो यदि यहाँ से करंट निकाल लूँ मैं, तो करंट क्या बनेगा, ई अपॉन आर आ गया। सो अब एक बात बताओ, उसने बोला कि भाई आर इंक्रीज करता है, यदि वो इस रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाते ही क्या होगा, करंट की वैल्यू घट जाएगी, आई क्या हो गया बेटा, आई आपका डिक्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही आपका आई डिक्रीज हुआ, आई डिक्रीज का मतलब होता है कि भाई जैसे ही करंट घट गया तो नल पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, नल पॉइंट भी आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये था आपका पहले वाले पार्ट का आंसर। दूसरे वाला पार्ट देखते हैं, वाई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस, इसने क्या किया, एस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, तो ये वैल्यू थी, एंड क्या बोला फिर, सेटअप वाइल द K2 रिमेन्स ओपन एंड K1 क्लोज, सेम वैल्यू, आपका सर्किट सेम ही है, बस केवल क्या किया इसने, एस की वैल्यू को बढ़ाया है। तो यार एस की वैल्यू पे तो करंट डिपेंड ही नहीं करता है आपका, यदि आपका ये ओपन ही है तो करंट तो फ्लो ही नहीं होगा यहाँ से, करंट तो यहाँ से चला जाएगा ऊपर से ही, तो क्या होगा आपका एस तो इंडिपेंडेंट है, तो नोट चेंज वाली वैल्यू है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर जो है डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, एस के ऊपर, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन एस। सो केवल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ही आपका करंट घटेगा, एस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए रेजिस्टेंस ऑफ आर ड्रॉ करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, द वायर ए बी हैज़ ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर नॉट, ए वोल्टेज, ये जो वायर है ए बी, इसका पूरा रेजिस्टेंस है आर नॉट। यहाँ एक वोल्टेज लगा रखी है वी वोल्ट की, जहाँ से फिर क्या करते हैं, ये आपका जो रेजिस्टेंस है आर, ये पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन निकालना है आपको वोल्टेज का R1 के अक्रॉस व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही मैंने एक वीडियो है आप हमारी पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल्स के नाम से, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम क्वेश्चन यही है, 2017 में ये क्वेश्चन आया है, तो आप वहाँ पे इसे सर्च करें, उसमें आप देख सकते हैं। वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पोटेंशियोमीटर पे डिपेंडेंट जो। सो पोटेंशियोमीटर के वो 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। सो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस चैप्टर से एक बार ही आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वो भी कब आया है, 2017 में आया है। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। क्या लिखा है, स्टेट टू किरचॉफ्स लॉ। तो ये तो आपको पता ही है कि 2 लॉ होते हैं आपके, एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है वोल्टेज रूल। इसे भी आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी जो है किरचॉफ्स की वीडियोज़ है किरचॉफ्स लॉ के नाम से,
तो आप वहाँ पे इसे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा अच्छे से। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाई। ओके, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि एक सर्किट बना है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और जो बैटरी लगा रखी है उसकी वोल्टेज ई है और रेजिस्टेंस क्या है उसका आर है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो पहली बात तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इसका जो क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है कितना। सो भाई उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इस सर्किट को ट्रांसफॉर्म करिए। देखो सर्किट में आपको दिख रहा है कि जो ये वाला आर है और जो ये वाला आर है दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है और ये वाले आपस में पैरेलल में है। तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये नीचे वाले हमने नहीं छेड़े बिल्कुल भी, ये ऐसे ही सेम है। ये आपका कनेक्ट है यहाँ, ये भी यहाँ कनेक्ट है, लेकिन क्या हुआ ये दोनों पैरेलल में आ गए। सो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में आ गए यहाँ और फिर आगे दोबारा ये दोनों पैरेलल में आ गए। ये सर्किट आपका कुछ इस तरह से बन गया। ये आपका बी पॉइंट, ये आपका बेटा ए पॉइंट है और ये आपका यहाँ बैटरी लगी है। ये सर्किट हो गया ट्रांसफॉर्म। अब आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में। तो जो इनका कॉम्बिनेशन का एक आएगा, इसका भी एक आएगा। मान लो इसका ये एक आ गया, इस वाले का ये एक आ गया। तो अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में आ गए। सीरीज़ में जो इनका निकलेगा फिर तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो आप यहाँ से इजीली बड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा, तो जो इसका इस ऊपर वाले का केवल यदि आंसर आर निकाला जाए, सो इस ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस आएगा अक्रॉस ए बी वो आपका आना चाहिए R/3। इसे आप खुद चेक करेंगे। और यदि आप इस जो सेल लगा रखी है यहाँ ई वोल्टेज की और जिसका इंटर रेजिस्टेंस आर है, इसी काम काउंट करते हैं, तो इसमें आप आर जो है ऐड कर देंगे। सो ये आपका आ जाएगा 4R/3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया। फिर आपसे पूछा है पावर, तो बेटा पावर होती है I²R। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस है और आई की वैल्यू आपको गिवन है क्या, आई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। सो आप आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आई की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आई की वैल्यू पे क्या करेंगे आपको बताया कि आई होता है V/R। वोल्टेज आपको बताया कि आपका ई है और रेजिस्टेंस कितना है पूरा 4R/3। इसे यहाँ डालेंगे, आई निकल गया, आर आपको गिवन ही है। सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पावर की, भाई कितनी पावर इसके अक्रॉस जा रही है। ठीक है, तो ये था आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो जो किस पे बेस्ड थी, फुल्ली मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपने ऑब्जर्व किए होंगे वो पोटेंशियोमीटर से आ रखे हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इस बात को आप ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरी बात कि भाई सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सारे डेरिवेशंस हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे डेरिवेशंस को आप अच्छे से ट्राई करेंगे लिख के, एक भी डेरिवेशन ना छोड़े, क्योंकि 12th के पेपर में डेरिवेशंस बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए मेरे तो यही आपको एडवाइस है कि आप कोई भी डेरिवेशन ना छोड़ें। और जो मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, इसे आप अच्छे से लिख के प्रिपेयर करें। हर क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करें और उसे फिर समझें, फिर उस क्वेश्चन को करें अपने हिसाब से। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच आज के लिए। ये आपकी हमारी वीडियो थी आज की।